नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर आधारित है आधुनिक भारत के भूराजस्व विभाग क्या आधुनिक भारत के ब्रिटिश भूराजस्व नीतियों पर आज का लेक्चर आधारित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, आप चाहे IAS की तैयारी कर रहे हैं, PCS की या वनडे की या आप सीटेट की या TGT PGT कोई भी एग्जाम आप तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे हम विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं। क्या विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं? कम समयों में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को यहाँ पर हम बताने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है ब्रिटिश भूराजस्व नीतियों के लिए? तो भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आता है 1602, जब टॉमस मुनरो, तो ये जहांगीर से क्या करता है, जहांगीर से एक कोठी प्राप्त करवाता है। उसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी खोलता है, सिर्फ किस उद्देश्य से? व्यापार करने के उद्देश्य से। लेकिन आगे चलकर उसके मन में क्या लालच उत्पन्न होने लगा? किसके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में लालच उत्पन्न होने लगा कि यहाँ से हम अधिक से अधिक लाभ को प्राप्त करें। तो उसके लिए यह क्या करने लगा, ये यहाँ के छोटे छोटे जो स्वामित्व वाले राजा थे उन पर आक्रमण करने लगा। इसी आक्रमण में एक आक्रमण था बक्सर का युद्ध। क्या? बक्सर का युद्ध। बक्सर युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं दोस्तों, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, इलाहाबाद संधि होती है। इलाहाबाद संधि में क्या क्या प्राप्त करता है अंग्रेज बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त करता है। तो यहाँ जो शब्द दीवानी है दोस्तों, उसे दिमाग में आप छाप लीजिए। दीवानी का क्या अर्थ है? तो दीवानी का सामान्य अर्थ है कि वहाँ के भूराजस्व को वसूल करना। ठीक है, वहाँ के भूराजस्व की वसूली करने का अधिकार किसे दे दिया गया? तो ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। और क्या पृष्ठभूमि रहा होगा दोस्तों ब्रिटिश भूराजस्व विस्तार करने का? तो और सारे थे, हम बता देते हैं एक एक करके। अर्थात भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता पड़ने लगी। ठीक है, एक कारण यह भी था ब्रिटिश भूराजस्व नीति बनाने में। दूसरा कारण यह था अपने सैनिकों को अस्थायी वेतन देने के लिए उनको ब्रिटिश भूराजस्व अर्थात भूराजस्व नीति बनाने ब्रिटिश भूराजस्व नीति बनाने पर विवश होना पड़ा। तीसरा, यूरोपीय महाद्वीप में उस समय बहुत सारे विचारधाराएं उत्पन्न हो रही थी। उन विचारधाराओं का प्रभाव भी भूराजस्व नीतियों पर स्पष्ट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में कृषकों को कृषि में विकास करने के लिए भी भूराजस्व नीतियां उपयोगी सिद्ध होती हैं। इसके और क्या कारण थे दोस्तों भूराजस्व नीति बनाने के? तो और कारण ये थे, जैसे यहाँ की विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करना, उसके साथ साथ में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ या विस्तृत करना भी ब्रिटिश भूराजस्व नीतियों के अंतर्गत ही था। अब ये तो हो गई पृष्ठभूमि की। विभिन्न नीतियाँ क्या थी? तो भूराजस्व की विभिन्न नीतियाँ क्या क्या थी, बात कर लेते हैं। 3 नीतियाँ थी: अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। और लास्ट में इसके हम परिणाम भी जानेंगे। तो एक एक करके यहाँ शॉर्ट में देखते हैं, फिर आगे विस्तृत में देखेंगे। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात कर लेते हैं अस्थायी बंदोबस्त। तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया जाता है अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जो समझौता होता था, इस बंदोबस्त में जो समझौता होता था वो ब्रिटिश सरकार और जमींदार के बीच में होता था। तो इस प्रकार जमींदार इसमें समझौता करता था, तो जमींदार को ही क्या जमीन का स्वामी मान लिया गया। क्या जमींदार को ही जमीन का स्वामी माना जाता था। और रैयतवाड़ी या जमींदारी जो व्यवस्था है, ये ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल अर्थात जितना क्षेत्र था उसका 19% पर ही लागू होता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको लागू कौन करता है? तो कॉर्नवालिस लागू करता है।
और एक एक करके बात कर लेते हैं। अगला क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत इसमें जो समझौता होता था ब्रिटिश सरकार और किसानों, रैयत का शाब्दिक अर्थ है क्या, रैयत का शाब्दिक अर्थ है किसान, तो ब्रिटिश सरकार और किसानों के बीच में समझौता होता था। तो इसमें जमीन का मालिक कौन होता था, स्वयं किसान ही होता था। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त में हमने देखा जमींदार को माना जाता था। यह संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य का जो क्षेत्र था उस समय, उसका 51% भाग पे लागू किया गया था। और लागू कौन किया था, टॉमस मुनरो ने। ठीक है, टॉमस मुनरो ने लागू करता है। इसके बाद लास्ट में है क्या, महालवाड़ी प्रथा है दोस्तों। इसके बारे में आप जान लीजिए। महालवाड़ी प्रथा, तो ये गांव से समझौता किया जाता था। क्या, गांव से समझौता किया जाता था। और ब्रिटिश सरकार और गांव, इस गांव को ही क्या कहा गया है, महाल कहा गया, महल। ठीक है, ये राजस्थान के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं, ये संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र का 30% पे इसे लागू किया गया था। हार्ट मैकेंजी जो थे, इसको लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं महालवाड़ी प्रथा को। तो एक एक इसको हम जोड़ लेते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो 19%, और जो सॉरी दोस्तों, स्थाई बंदोबस्त जो है वो 19%, रैयतवाड़ी व्यवस्था 51%, 1951 कितना हो गया, 70 हो गया, और 30% महालवाड़ी प्रथा। तो टोटल मिला के 100% हो जाते हैं। अर्थात ब्रिटिश भारत के में जो है, जो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था 100%, ये तीनों नीतियां लागू की जाती हैं 100% पे, एक एक करके। तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, इसी को जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है। पृष्ठभूमि क्या है, उद्देश्य क्या थे, विशेषताएं क्या है, परिणाम मूल्यांकन, या परिणाम को ही मूल्यांकन करेंगे। सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा इस अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के बाद, और नकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, जिसके कारण आगे चलकर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम अस्थाई बंदोबस्त लागू किया जाता है। पृष्ठभूमि क्या था, वही जो हम पीछे बताए कि सैनिकों को या अपने कर्मचारियों को अस्थाई वेतन देने के लिए, विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, और क्या था, यूरोपीय विचारधारा को भी लागू करने के लिए यहाँ पे पृष्ठभूमि बनाया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लागू करता है। तो उद्देश्य क्या थे, अस्थाई एवं अधिकतम धन प्राप्त करना, मेन उद्देश्य इसका यही था। दूसरा क्या था, भारत में समर्थक वर्ग का निर्माण करना। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे जमींदार जो थे वो किसान को यहाँ पे क्या माना गया, मजदूर माना गया। उसके बाद बीच में जमींदार को रखा गया, और ऊपर क्या रखा गया, ऊपर दोस्तों ब्रिटिश सरकार को रखा गया। तो जो झगड़े अगर होंगे मान लीजिए नीचे से ऊपर, तो किसान किससे झगड़ा करेगा, तो किसान जमींदार से झगड़ा करेगा। तो जमींदार जो है दोस्तों, वो ब्रिटिश सरकार की सहायता से इस झगड़े को समाप्त कर देगा, यानी कि दबा देगा। और क्या था, प्रशासनिक कठिनाइयों से बचना। तो यही प्रशासनिक कठिनाई, अर्थात इसी कठिनाई से ये बच रहा था कौन, ब्रिटिश सरकार, और कृषि का विकास भी कर रहा था। आगे बात करते हैं एक एक करके। ब्रिटिश पूर्व व्यवस्था क्या था, और ब्रिटिश शासन में क्या व्यवस्था था। तो ब्रिटिश पूर्व में जो व्यवस्था था वो भू राजस्व उत्पादन में हिस्सा था। क्या, ब्रिटिश पूर्व व्यवस्था भू राजस्व उत्पादन में हिस्सा था। यदि भू राजस्व की दर उत्पादन का 50% है, मान लीजिए उस समय अगर 50% है, तो 10, यानी कि अगर उत्पादन 100 किलो हो रहा है तो उसका 50 किलो किसको मिलता था, ब्रिटिश पूर्व व्यवस्था यानी कि जो था उसको मिलता था। अगर उत्पादन 50 किलो हो रहा है तो 25 किलो कर के रूप में दिया जाता था। अगर उत्पादन 20 किलो है तो इसी प्रकार 10 किलो कर देना पड़ता था। अब ब्रिटिश शासन में क्या हो गया, ब्रिटिश शासन में देख लेते हैं। तो भू राजस्व भूमि का किराया हो गया, अर्थात भू राजस्व जो है वो भूमि का किराया हो गया इस काल में ब्रिटिश शासन में। पहली बार भू स्वामित्व को स्पष्ट किया गया, इसके पहले भू स्वामित्व स्पष्ट नहीं था। मध्यस्थ जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया, किसमें, तो जमींदारी व्यवस्था में दोस्तों। ठीक है, या अस्थाई बंदोबस्त में। और ब्रिटिश सरकार जमींदार, तो ब्रिटिश सरकार को कितना मिलता था, 99%, और 1/8
100% किसको मिलता था? स्वामी को, यानी कि जमींदार को मिलता था राजस्व का कर, जो राजस्व वसूलते थे। और किसान क्या होते थे इसमें अस्थाई बंदोबस्त में? तो मजदूर होते थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा और, इसमें आप देख लीजिए इस प्रकार से अगर हम वेन आरेख डायग्राम का उपयोग करते हैं तो सैद्धांतिक स्वामित्व देखिए सबसे अंदर में, अर्थात किसान क्या था? मजदूर था। उसके बाद क्या होता है? जमींदार, यानी कि उस भूमि का मालिक होता था। और राजा, राजा के बाद में क्या? राजा इसमें होता था। उसके बाद कौन होता था? और कौन होता था? ब्रिटिश सरकार होता था दोस्तों, ठीक है। तो व्यवहारिक जो स्वामित्व किसको मिला था? किसान को। लेकिन सैद्धांतिक स्वामित्व किसे दिया गया था? जमींदार और राजा को दिया गया था। अब अस्थाई बंदोबस्त बहुत इंपॉर्टेंट, शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त पृष्ठभूमि दोस्तों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार के लिए धन की आवश्यकता थी। क्या हो गया? अस्थाई बंदोबस्त क्यों लागू किया गया? तो इसके पीछे जो कारण थे वही हम बता रहे हैं, पृष्ठभूमि। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए धन की आवश्यकता थी। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय। तो विभिन्न वस्तुओं, सैन्य सामग्रियों के खरीद, अधिकारियों के वेतन भत्ते आदि के लिए धन की आवश्यकता थी। इसी धन की प्राप्ति के लिए भारत में आय का सर्वप्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व था, ठीक है। अतः अंग्रेजों ने भू राजस्व प्रबंधन की विभिन्न नीतियों को लागू किया। और ऊपरी स्तर पर इन नीतियों में चाहे जो अंतर दिखाई पड़ता हो, किंतु क्या है? बात कर लेते हैं। किंतु दोस्तों सभी नीतियों का एक ही लक्ष्य था। वो क्या था? अधिकतम भू राजस्व वसूली करना, ठीक है। विभिन्न नीतियों के बनाए जाने का कारण था यूरोपीय विचारधारा, ब्रिटिश आवश्यकताएं और स्थानीय परिस्थितियां। ये सभी कारण थे। अर्थात पृष्ठभूमि के अंतर्गत ये आप देख सकते हैं। अगर मेन सोर्स में भी आप इसको लिख सकते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में सर्वप्रथम सुझाव वारेन हेस्टिंग ने दिया था। किसने? वारेन हेस्टिंग के कार्यकारिणी सदस्य कौन थे? फ्रांसिस थे। उन्होंने ही इसके बारे में बतलाया था कि आप क्या करें? अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दें। 1773 में कौन था ये? 1773 में दोस्तों कौन बना था जनरल? तो वारेन हेस्टिंग बना था। किंतु आगे चल के क्या होता है? किंतु आगे अस्थाई बंदोबस्त को ब्रिटिश गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में लागू करता है, ठीक है। इस संदर्भ में कॉर्नवालिस को ही ब्रिटिश अधिकारी जॉन शोर से सुझाव मिला था। अर्थात यहाँ पे जो कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त को लागू करता है, ये इसका सुझाव किसने दिया था? जॉन शोर ने दिया था। वह जॉन शोर के विचारों से सहमत हो गया था, ठीक है, और अस्थाई बंदोबस्त को लागू कर दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त के उद्देश्य क्या क्या थे इसके बारे में आप देख लीजिए। भू राजस्व के अधिकतम राशि अस्थायी रूप से प्राप्त करना, ये इसका मेन उद्देश्य था अस्थाई बंदोबस्त का। और क्या था? ऐसा समर्थक वर्ग का निर्माण करना जिससे ब्रिटिश हित सरकार से जुड़े हों, अर्थात जिसके हित जो है ब्रिटिश सरकार से जुड़े हुए, अर्थात जमींदारी को, ठीक है, क्योंकि जमींदार को उस समय कुछ नहीं करना पड़ता था, उन्हें बस भू राजस्व उगाही में ही उनको धन प्राप्त हो जाता था और वह सत्ता में ब्रिटिश सरकार के सहयोगी बने। प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने हेतु आर्थिक हितों की पूर्ति करना और कृषि का विकास करना, ये सब मेन उद्देश्य थे। और बात कर लेते हैं दोस्तों क्या क्या था। तो वस्तुतः कॉर्नवालिस का मानना था कि भू राजस्व की राशि अस्थायी किए जाने से किसान एवं जमींदारों को उत्पादन बढ़ाकर लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ऐसा किसने सोचा था? तो जॉन शोर ने सोचा। और किसे बताया? कॉर्नवालिस को बताया। तो कॉर्नवालिस ने इसे लागू कर दिया। और बात कर लेते हैं विशेषताएं क्या थी अस्थाई बंदोबस्त की, तो देख लेते हैं। जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्त में या जमींदारी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन था? तो जमींदार को माना गया। ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों से लगान संबंधी समझौता किया था। ये कौन? अर्थात जमींदार जो थे उन्हीं से ही क्या करता था? वो
लगान वसूलता था। जमींदारों अर्थात मध्यस्थों, जमींदार को ही मध्यस्थ यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। मध्यस्थों को भूमि स्वामी बनाकर सरकार एवं जमींदार का हिस्सा निर्धारित किया गया, जिसमें भू राजस्व का 10/11 भाग सरकार को दिया जाता था और 1/11 भाग जमींदार को मिलता था। और बात कर लेते हैं भू राजस्व की राशि 1790 से 1791 में वसूली गई, कितना 2.86 करोड़ रुपया, ठीक है। तो 2.86 करोड़ रुपए कब वसूली जाती है? अस्थाई बंदोबस्त जब लागू किया जाता है, ठीक है, निर्धारित की जाती है। इस व्यवस्था में भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा नहीं बल्कि भूमि का किराया इसे माना जाता है। भूमि को खरीद बिक्री के योग्य बना दिया गया और भूमि पर से किसानों के परंपरागत अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब चारागाह जंगल और तालाब जैसे सार्वजनिक भूमि भी जमींदारों के अधिकार में ही रख दिए गए। अर्थात इसके पहले क्या होता था, भूमि को खरीदा बेचा नहीं जा सकता था, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त जब लागू हो गया तो जमींदार क्या करते थे, अगर किसान उतना उत्पादन नहीं कर पाते थे तो किसान जमींदारों को अर्थात जो मजदूर होते थे उनको हटा के दूसरे को मजदूरी करवा देते थे, ठीक है। अर्थात खरीद बिक्री वहाँ पे लागू हो जाता था। इसी प्रकार इस व्यवस्था के तहत सूर्यास्त कानून लाया गया, ठीक है। सूर्यास्त कानून अगर पूछे किस व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया तो सूर्यास्त कानून किसके अंतर्गत लाया गया? अस्थाई बंदोबस्त, जिसमें कहा गया कि एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक यदि सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारों के विरुद्ध कार्यवाही कर उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सूर्यास्त मान लीजिए साल के अंत में दिसंबर के यानी 31 दिसंबर को क्या करना है, 31 दिसंबर को जमींदार को क्या करना है, भू राजस्व हर हाल में ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचाना है। अगर वो 31 दिसंबर तक भू राजस्व नहीं पहुंचा पा रहा है अर्थात लगान को नहीं दे पा रहा है तो ब्रिटिश सरकार क्या करता था, उस जमींदार को हटाकर दूसरे जमींदार को वो जमीन बेच देता था, ठीक है। इस प्रकार जमीन की खरीद और बिक्री भी होने लगी। इस व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था के तहत, ये तो बात कर चुके हैं। अस्थाई बंदोबस्त कुल ब्रिटिश भारत का 19%, ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत पूछता है कि कितने क्षेत्रों पर लागू किया गया, तो 19% पर लागू किया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश का बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक हिस्से शामिल थे। तो दोस्तों इसे आप दिमाग में एकदम छाप लीजिए, अगर आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं तब तो छाप ही लीजिए। और पीसीएस आईएएस में भी यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, तो बिहार में, बंगाल में। तो बंगाल में आप देखेंगे, बंगाल में आपको जमींदारी व्यवस्था अभी भी कुछ न कुछ देखने को मिलता, वहाँ किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास बहुत कम ज़मीन है। बिहार में भी जमींदारी व्यवस्था थी। उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश के बनारस का क्षेत्र जो था और उत्तरी कर्नाटक जो है उसके भी क्षेत्र शामिल थे। अब परिणाम क्या होता है अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के, तो सकारात्मक परिणाम देख लीजिए, फिर नकारात्मक बारे में बात करेंगे। अस्थाई बंदोबस्त से ब्रिटिश को नियमित आय आने लगी, ठीक है, और बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से राज्य की आय पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता था। अर्थात एक लगान निश्चित हो जाता था, अगर चाहे बारिश हो, चाहे बाढ़ आए या कोई प्राकृतिक आपदा आए, ज्वालामुखी फटे, उससे ब्रिटिश सरकार को कोई मतलब नहीं था। बस उनको मतलब था अपने भू राजस्व से। अगर वो जमींदार भू राजस्व को नहीं दे पाता था तो ब्रिटिश सरकार क्या करता था, उस जमींदार को हटा के दूसरा जमींदार ले आता था, ठीक है। तो क्योंकि अब क्या होता था, क्योंकि भू राजस्व भूमि का किराया था उस समय। एक समर्थक जमींदार वर्ग अस्तित्व में आया जो शासन में ब्रिटिश सरकार के सहयोगी रहा। अर्थात एक ऐसा समर्थक आया, समर्थन करने वाला ब्रिटिश सरकार का, जो ब्रिटिश सरकार का ही हमेशा सहयोग करने लगा। और बात करते हैं दोस्तों एक एक करके, रुकिए परिणाम में। एक मिनट दोस्तों, तीसरा क्या है दोस्तों, इसमें
बार बार लगान निर्धारण से होने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों से भी ब्रिटिश बचने लगा। ठीक है, अगर अर्थात साल में या 2 साल में, 3 साल में या 6 महीने में जो बार बार हम निर्धारण करना पड़ता था लगान को, तो इन कठिनाइयों से भी झंझट समाप्त हो गया ब्रिटिश अधिकारियों का। भारतीय दृष्टि से जमींदारों का भूमि पर अधिकार होने से उनकी सामाजिक आर्थिक दशा मजबूत हुई। इसी से आगे चलकर एक मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जिससे भारतीयों के ऊपर हो रहे ब्रिटिश दमन और शोषण के स्वरूप को उजागर किया। अर्थात जो भारत के ऊपर क्या होता था दोस्तों, जब मान लीजिए लगान कोई जमींदार नहीं भर पाता था तो उसे ब्रिटिश सरकार क्या करता था, बेच देता था दूसरे जमींदार को। तो मान लीजिए जो जमींदार भू राजस्व यानी कि लगान को नहीं दे पा रहा है, वो उसकी जमींदारी चली गई, तो वो क्या करता था, वो असंतुष्ट हो जाता था किससे, ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों या ब्रिटिश तंत्र से। तो वो क्या करता था, धीरे धीरे करके ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे जमींदार असंतुष्ट हुए और आगे चल के यही विद्रोह के कारण होने लगे, विद्रोह करने लगे। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा तो ये भी देख लेते हैं दोस्तों उस समय। तो नकारात्मक में हम देख लेते हैं अस्थाई बंदोबस्त। भारतीय कृषि एवं किसानों पर अस्थाई बंदोबस्त का गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वस्तुतः इस व्यवस्था में किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, क्योंकि इसमें किसानों के हितों की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। किसमें, तो अस्थाई बंदोबस्त में, बल्कि उन्हें जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया था। इस व्यवस्था में उपज के 3 भागीदार थे। कौन कौन भागीदार थे दोस्तों, एक था ब्रिटिश सरकार, दूसरा कौन था, जमींदार था, तीसरा जो किसान था, अर्थात जो मजदूर के रूप में कार्य करता था। तो 3 लोग इसमें भागीदार हुए। आगे बात करते हैं, तो वही ब्रिटिश सरकार, जमींदार और कृषक मौजूद थे। इसमें सरकार एवं जमींदार की आय निश्चित थी, किंतु किसान की जो आय है वो अनिश्चितता पर आधारित था। वह जमींदारों की इच्छा पर निर्भर थी कि जमींदार वो कितना देता है किसानों को। अस्थाई बंदोबस्त में अनुपस्थिति जमींदार प्रथा का विकास हुआ। वस्तुतः अत्यधिक लगान के कारण समय समय पर लगान न चुकाने की वजह से जमींदारों की जमींदारी नीलाम होने लगी और उसे गांव से बाहर अर्थात दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले साहूकार एवं व्यापारियों ने खरीदा और फिर अपने एजेंट के माध्यम से संबंधित गांव से भूराजस्व वसूली करने लगा। ठीक है, अर्थात क्या होने लगा, जो जमींदार था दोस्तों ब्रिटिश भूराजस्व अस्थाई बंदोबस्त में, वो खेती तो करता नहीं था, वो अपना एक क्षेत्र लेता था और उसके बाद वो जाके कहीं दूसरे स्थान पे रहता था और वो कभी देखने भी नहीं आता था किस प्रकार से किसान खेती कर रहे हैं या क्या उनको आवश्यकता है, ये सब नहीं देखता था, जिसके कारण कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती थी या आग लग जाती थी या कुछ भी कारण हो जाते थे, जिसके कारण भू राजस्व अर्थात वहाँ की फसल चौपट हो जाती थी और जो जमींदार होता था वो लगान को नहीं भर पाता था। जब लगान को नहीं भर पाता था तो उसके जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था और वो जमींदारी अर्थात वो ज़मीन को कौन खरीदता था, जो व्यापारिक और साहूकार थे वो खरीदने लगे थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट दोस्तों, जिससे क्या हुआ, किसानों इस तरह बिचौलियों की श्रृंखला में बढ़ोतरी देखने को मिलता है और किसानों का शोषण भी बढ़ जाता है। कृषि का विकास नहीं हो पाया क्योंकि अत्यधिक लगान राशि के कारण किसानों के पास कृषि के विकास के लिए पूंजी नहीं थी और दूसरी तरफ बिचौलिए जमींदार को कृषि के विकास में रुचि नहीं था, क्योंकि वो जमींदारी व्यवस्था अर्थात जमीन को खरीदते थे और वहाँ से खरीदने के बाद किसानों को दे देते थे और चले जाते थे कहीं किसी नगर में रहने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार किसानों और जमींदारों के बीच में कोई हमें कड़ी देखने को नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या है और कृषि का विकास नहीं हो पाया क्योंकि क्या कह रहा है, क्योंकि अत्यधिक लगान किसानों के पास, ये तो बात ही कर ही चुके हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, कह रहा है इसमें
कि अंग्रेजों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आय निश्चित एवं अस्थायी हो जाने से अब उनकी बढ़ती आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी। अतः उन्हें नवीन क्षेत्रों में नई भू राजस्व पद्धति को अपनाना पड़ा। तो साथ ही जमींदारों के अत्यधिक शोषण से असंतुष्ट कृषक विद्रोह का सामना भी करना पड़ा। ठीक है, किसे? ब्रिटिश सरकार को। तो इस दृष्टि से अस्थायी बंदोबस्त को बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं माना जा सकता है। ठीक है, और बात करते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों। निष्कर्ष ये निकलता है, हम ये कह सकते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त ने कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई और इससे किसानों की निर्धनी कारण हुआ और अकाल की बारंबारता बढ़ी। इस पद्धति को लागू करने से में ब्रिटिश सरकार को इस दृष्टि से साहसी माना जाता है कि उन्होंने भारत में पहली बार भूस्वामित्व की स्पष्ट पहचान की और बिचौलियों जमींदारों को भूस्वामी बनाकर कृषक संबंधों में परिवर्तन ला दिया। अब अगर ये तो मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, मेंस में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अस्थायी बंदोबस्त एक साहसी एवं बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था, इस कथन का समीक्षा कीजिए। तो आप इसी प्रकार से समीक्षा कर सकते हैं। भूमिका बनाना है तो भूमिका, भारत में अंग्रेजों के लिए अस्थायी निश्चित भू राजस्व की प्राप्ति के लिए कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, और भी कर सकते हैं। तो ये तो मेंस का है, बात हम करते हैं आगे दोस्तों, एक एक करके। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। क्या? रैयतवाड़ी इंपॉर्टेंट है बहुत, देख लेते हैं एक एक करके। रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो इसका हमें उल्लेख प्रेमचंद्र के गोदान में भी देखने को मिलता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में तो उत्तरदायी कारक क्यों थे, लागू क्यों किया गया, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ब्रिटिश की आवश्यकताएं, स्थानीय परिस्थितियां और यूरोपीय विचारधाराएं सम्मिलित थी, जिसके कारण हमें रैयतवाड़ी व्यवस्था लाना पड़ा। विशेषताएं क्या था, उसके परिणाम अर्थात सकारात्मक परिणाम क्या हुए और नकारात्मक परिणाम हम आगे देखते हैं एक एक करके। तो क्या उत्तरदायी परिस्थितियां, क्या परिस्थितियां रही जिसके कारण हमें लाना पड़ा क्या, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। तो देख लेते हैं एक एक करके दोस्तों। रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू करने के पीछे ब्रिटिश आवश्यकताएं, स्थानीय परिस्थितियां, यूरोपीय विचारधाराओं की भूमिका थी। वस्तुतः अस्थाई बंदोबस्त में या जमींदारी बंदोबस्त जो थी उसमें भू राजस्व की राशि निश्चित कर दी गई थी, जिससे ब्रिटिश सरकार की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। अर्थात वो साम्राज्य और उसके सैनिक या कर्मचारी धीरे धीरे बढ़ रहे थे और उनके खर्चे भी बढ़ रहे थे, जिससे वो पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण ऐसे पद्धति की आवश्यकता पड़ी जिसमें समय समय पर भू राजस्व की पुनर्निर्धारण किया जा सके। इस क्रम में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, दूसरा है उद्देश्य में ही भारत के दक्षिण क्षेत्र और एवं पश्चिमी क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के साथ ही भू राजस्व प्रबंधन भी करना था, क्योंकि 1810 में आते आते क्या दक्षिण भारत में भी काफ़ी क्षेत्रों को ब्रिटिश सरकार जीत चुका था और पश्चिमी क्षेत्र जैसे राजस्थान और गुजरात ये सब क्षेत्र को भी विजित कर चुका था। और विजित करने के बाद यहाँ पे क्या लागू करना था, उसे एक भू राजस्व नीति भी लागू करना था। तो इन क्षेत्रों पर लागू कौन करता है, कौन सा किस प्रकार का, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं। इन क्षेत्रों में बंगाल के समान कोई स्पष्ट जमींदार मौजूद नहीं था, जैसे दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत में। भौगोलिक संरचना भी भूमि की उत्पादकता को भिन्नता प्रदान करती थी, अतः किसानों को ही भू स्वामी मानते हुए उन्होंने लगान संबंधी समझौते कर दिए। ठीक है, और बात कर लेते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान और सरकार के बीच में समझौता था। इंग्लैंड के रिकार्डो का लगान जो वो संबंधित किससे है दोस्तों, तो इंग्लैंड का रिकार्डो लगान जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था पर संबंधित है। तो रिकार्डो के लगान संबंधी विचारधारा जो थी, अभी हम पीछे बताए थे कि यूरोपीय विचारधारा में, तो यही रिकार्डो का जो है लगान संबंधी जो विचारधारा थी यही विचारधारा है। तो संबंधी लोकप्रिय हो रहा था उस समय। ठीक है, इसके द्वारा कहा गया कि किसानों के द्वारा जो उत्पादन होता है उसमें से लागत मूल्य को निकाल दिया जाए। ठीक है, और जो अधिशेष बचता है उसे ब्रिटिश सरकार और किसानों के बीच में बांट दिया जाए, ऐसा रिकार्डो के लगान के सिद्धांत में बताया गया। देख लेते हैं दोस्तों
ऐसा क्या उसे सरकार और किसानों के बीच बांट दिया जाए। इसलिए किसान एवं सरकार के बीच प्रत्यक्ष संबंध बनाना चाहिए, ऐसा रिकार्डो अपने सिद्धांत में बताता है। किंतु इस अधिशेष का एक बड़ा अंश बिचौलिया हड़प लेते थे, अतः बिचौलियों की समाप्त होनी चाहिए। इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है और सरकार की छवि भी अच्छी होती है। ऐसा कौन? रिकार्डो अपने सिद्धांत, रिकार्डो लगान के सिद्धांत में ऐसे बताता है। आगे क्या होता है? कंपनी ने भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर देता है। किसानों को भू स्वामी मानकर उसके साथ लगान संबंधी समझौता कर लिया जाता है। किसमें? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। विशेषताएं क्या थी देख लेते हैं दोस्तों। तो विशेषताओं के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वप्रथम कर्जन अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है अगर कहाँ लागू किया गया, तो 12 महल जिले में। क्या 12 महल जिले में रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया जाता है? किसके द्वारा? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर 1810 में टॉमस मुनरो ने इसे संपूर्ण मद्रास प्रांत में लागू कर दिया। ठीक है, तो एल्फिस्टन ने इसे बॉम्बे प्रांत में भी लागू किया। अर्थात मद्रास और बॉम्बे प्रांत में, कहाँ? मद्रास और बॉम्बे प्रांत में किसे लागू किया जाता है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था देखने को मिलती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि स्वामी मानकर भूमि का पट्टा प्रदान किया गया और समय समय पर भू राजस्व का पुनर्निर्धारण किया जाने लगा। किसमें? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। जैसे अस्थाई बंदोबस्त में क्या था दोस्तों, उसमें अस्थाई कर दिया था, 3 साल का 4 साल का, ऐसे वहाँ पे पट्टा दिया जाता था जमींदार को। और इसके साथ में सूर्यास्त का नियम लगाया गया था। लेकिन इसमें क्या था? 10 साल का पट्टा दिया जाने लगा। ठीक है, और समय समय पर वो भूमि का निर्धारण भी किया जाता था और भूमि का सर्वेक्षण भी किया गया। सामुदायिक संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हुआ। बंजर भूमि पर भी राज्यों का ही नियंत्रण स्थापित रखा गया। आगे बात कर लेते हैं। इस व्यवस्था में भूमि का सर्वेक्षण, ये तो हो गया दोस्तों। किसान प्रत्यक्ष रूप से सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। जो किसान, अर्थात रैयतवाड़ी व्यवस्था में हम पहले ही बता चुके हैं, किसान और सरकार के बीच में पट्टा या अनुबंध किया जाता था या समझौता किया जाता था। और बात कर लेते हैं, क्या है दोस्तों? रैयतवाड़ी व्यवस्था में कुल ब्रिटिश का 51%, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम, वनडे एग्जाम, PCS IAS या TGT PG कोई भी नेट JRF यही संबंधित है। 51% भूभाग पर लागू किया गया था। ठीक है, और इसमें दक्षिण भारत एवं पश्चिम भारत का हिस्सा भी शामिल था। परिणाम क्या होता है रैयतवाड़ी व्यवस्था? तो सैद्धांतिक दृष्टि से किसान स्वतंत्र स्थिति में था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में, क्योंकि यह भूमि का स्वामी था। कौन? किसान। किंतु व्यवहारिक रूप से किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ और वह महाजनों के अधीन हो गया। वस्तुतः अत्यधिक भूराजस्व के कारण किसानों को साहूकार के कर्ज लेना पड़ा और उन्हें अपनी भूमि गिरवी रखनी पड़ी। इस तरह किसान ऋणग्रस्त हुए। और क्योंकि इसका उल्लेख कहाँ, वही बताए, मुंशी प्रेमचंद के गोदान में देखने को मिलता है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का गोदान में ऐसा देखने को मिलता है। भूमि से उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। साहूकार के चंगुल में वो फंसते चले जाते हैं धीरे धीरे, और उनको भूमि से साहूकार बेदखल कर देते हैं। और क्या होता है? महाजनी शोषण के कारण किसान मालिक से मजदूर बन गया था। क्या? किसान मालिक से मजदूर बन जाता है। आगे महलवाड़ी, तीसरा इंपॉर्टेंट है महलवाड़ी प्रथा। महाल को, क्या? महाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महाल का अर्थ क्या है? गांव। यही पूछा जाता है। महाल का शाब्दिक अर्थ क्या है? गांव। इसको किसने लागू किया था? कितने क्षेत्र पर लागू किया गया था? और किसके बीच में समझौता किया गया था? यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पे लागू किया गया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। इस व्यवस्था में गांव को इकाई मानकर सरकार ने भू राजस्व प्रबंध किया। इस व्यवस्था का जनक कौन था? हाल्ट मैकेंजी। इसे अपने दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए। क्या? हाल्ट मैकेंजी, ये जो हम लाल कलर से गोला कर रहे हैं, यही है, इसका जनक माना जाता है महलवाड़ी। तो महलवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण महाल अर्थात गांव के आधार पर
किया जाता था। भू राजस्व का भुगतान किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से गांव के मुखिया के पास किया जाता था। यदि कोई किसान लगान नहीं देता था तो वह भूमि ग्राम सभा को चली जाती थी। क्या? ग्राम सभा के अधीन चली जाती थी और किसान को भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। ऐसा कौन करता था? जो गांव का मुखिया होता था। इस व्यवस्था में भी भू राजस्व निर्धारण समय समय पर किया जाता था। आगे बात कर लेते हैं इसका चौथा पॉइंट। तो महलवाड़ी व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों में, कितना? 30% क्षेत्रों पर लागू किया जाता है दोस्तों। कितने क्षेत्रों पर? तो 30% भागों पर लागू किया जाता है, जिसमें मध्य प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का जो भाग है, ठीक है, उत्तर प्रदेश और पंजाब का क्षेत्र शामिल था। जबकि उत्तर प्रदेश का जो बनारस वाला क्षेत्र है दोस्तों, उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। कब? लगभग में 1830 ईस्वी में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और मध्य प्रांत जो है उसमें मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा उड़ीसा का कुछ भाग, मध्य प्रदेश और बिहार का कुछ भाग, ये सब आते थे दोस्तों, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? इस व्यवस्था में भी अत्यधिक भू राजस्व बढ़ाया गया, जिसके कारण किसानों का शोषण होने लगता है। और जमींदारी व्यवस्था के समान ही गांव का जो मुखिया था वो एक शोषक के रूप में अर्थात बिचौलिए वर्ग के रूप में सामने आया। किसमें? तो महलवाड़ी प्रथा में। और बात करते हैं जिससे किसानों का शोषण बढ़ा। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों का परिणाम क्या रहा? ये तीनों जो ब्रिटिश राज्य में जो नीतियां अपनाई गई उसका दूरगामी परिणाम क्या होता है, तो एक एक करके देख लेते हैं। अत्यधिक भू राजस्व के कारण उत्पादक किसान बिचौलिया जमींदार और एवं महाजनों के शोषण का शिकार हुआ। कौन शिकार हुआ? तो किसान होते हैं शिकार। फलसतः ग्रामीण समाज का आर्थिक विभाजन गहरा होता चला गया, अर्थात किसानों का निर्धनीकरण हुआ। इससे कृषक संबंधी अर्थात किसान जमींदार संबंध, किसान साहूकार संबंध तनावपूर्ण होने लगा। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने भूमि को खरीद बिक्री के योग्य बना दिया, अतः ऋण लेने की प्रकृति में भी वृद्धि हमें देखने को मिलता है। ऋण लेने की प्रगति भी हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है? इनका शोषण भी बढ़ने लगता है और संयुक्त परिवार में दरार होने लगती है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता में भी वृद्धि हमें देखने को मिलता है। इन अर्थात रैयतवाड़ी अस्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी प्रथा लागू होने के पश्चात के बारे में ये बात कर रहा है। और बात कर लेते हैं, कह रहा है कि अत्यधिक भू राजस्व भूमि को चुकाने के लिए किसानों को नगदी फसलों की खेती के लिए बाध्य भी किया गया। फलतः खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ और अकाल की बारंबारता भी बढ़ती है। अब निष्कर्ष क्या है दोस्तों, ये भी देख लीजिए। ब्रिटिश भू राजस्व नीति का मूल उद्देश्य अत्यधिक भू राजस्व प्राप्त करना था, अतः भू राजस्व की जो भी पद्धतियां लागू की गई उनमें किसानों का अत्याचार हुआ। चूंकि भारत की बहुसंख्यक आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई थी और यहाँ किसान गांव में रहता था, इस दृष्टि से भारत गांव में बसता था। क्या? इस दृष्टि से भारत गांव में बसता था, अतः किसानों के निर्धनीकरण से भारत निर्धन हुआ। इतना ही नहीं, ब्रिटिश भू राजस्व नीति से गांव अशांत हुए। ठीक है, क्या हुए? गांव अशांत हो गए और जिसके कारण क्या हुआ? अभिव्यक्ति समय समय पर होने वाले किसानों एवं जनजातियों के विद्रोह के रूप में सामने आए। अभिव्यक्ति ये अर्थ है दोस्तों, इसको आप समझ लीजिए। इसकी परिभाषा क्या होता है? तो अभिव्यक्ति जैसे यहाँ पे नीति है, ठीक है, तो नीतियों से संबंधित अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति क्या है? तो नीतियों से संबंधित जो किसी वस्तु या किसी नीति या किसी मुद्दा से संबंधित किसी व्यक्ति के पास जो जानकारी, ठीक है, जानकारी स्रोत ज्ञान या पूर्वानुमान जो भी उस व्यक्ति के पास होता है, उसी को क्या कहा जाता है? अभिव्यक्ति कहा जाता है। ठीक है,
इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वनडे की, तो इस लेक्चर को जो मेन पॉइंट हमने बताया है, जो कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टि से, अर्थात वनडे की दृष्टि या प्री के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक एक करके अपने दिमाग में छाप लेना। इसके साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।